नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का साथ खून के 8वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खूनी औरत का साथ खून के उपन्यास का 8वां भाग। मैंने ये बातें इतनी जोर से कही थी कि उन्हें वहां पर के सभी चौकीदारों ने सुना था, पर मेरी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, रामदयाल ने उन सभी चौकीदारों की ओर देखकर यह जरूर कहा था, देखना भाइयों, इस वीर नारी को तुम लोग जरा न छेड़ना। जब इस बात को उन सबों ने मान लिया तब रामदयाल ने मियाँ दियानत हुसैन से यूं कहा, दियानत हुसैन, तुम इस कैदी औरत की खूब चौकसी करना। मैं अब कादिर बख्श चौकीदार के साथ कानपुर जाता हूँ। यदि हो सका तो कल किसी अंग्रेज अफसर को भी जरूर साथ लेता आऊँगा। यह सुनकर दियानत हुसैन ने कहा, तुम वहाँ जाओ और यहाँ की फिक्र जरा भी न करो। बस फिर बाहर सन्नाटा छा गया और दो चौकीदार कंधे पर गड़ासा रखकर मेरी कोठरी के आगे टहलने लगे। उन दोनों में दियानत हुसैन भी थे। बस फिर तो मैं उसी खिड़की के आगे बैठी रही और पगली की तरह रह रहकर बाहर की तरफ झांकने लगी। उस समय सचमुच मैं अपने आपे में नहीं थी और यह नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। बस केवल यही धुन मेरे सिर पर सवार थी कि अपने प्राण देकर भी अपने अमूल्य सतीत्व धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बस इसी ख्याल में रात भर मैं डूबी रही और इस बात का मुझे जरा भी ध्यान नहीं रहा कि अब आगे क्या होगा। मैं सारी रात अपने ध्यान में डूबी रही क्योंकि फिर किसी चौकीदार ने मुझे नहीं टोका। सो सारी रात मैं मूढ़े पर बैठी हुई जागती थी या सोती थी, इस बात की तो अब मुझे तनिक भी सुध नहीं है। पर हाँ, इतना अवश्य स्मरण है कि जब सुबह की सफ़ेदी आसमान पर फैल रही थी तब उस जंगले के पास आकर दियानत हुसैन ने मुझे कई आवाज़ें दी थी और जब मैं उनके पुकारने से मूढ़े पर से उठ खड़ी हुई थी तब उन्होंने यह कहा था कि वाह री औरत, इस हाड़तोड़ जाड़े में भी तू बिना कुछ ओढ़े पहिरे खिड़की के पास बैठी हुई है और ऐसी सनसनाती हुई हवा के झोंकों का कुछ भी ख्याल नहीं करती। सचमुच उस रात को मेरी अजीब हालत रही। अर्थात मुझे कैद वाली कोठरी से निकालने के समय हिंगन ने जो कुछ मुझसे कहा था उससे मेरा सारा शरीर क्रोध के मारे लहक उठा था और ज्ञान लोप हो गया था। सो जब दियानत हुसैन ने मुझे चैतन्य करके सर्दी और हवा की बात कही तब मैं अपने आपे में आई और मैंने क्या देखा कि मेरा उड़ना धरती में गिर गया है। सारा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया है और माथा खूब जल रहा है और चक्कर खा रहा है। इसके बाद मुझे ख्याल हुआ कि उस कोठरी में रात को कैसा भयंकर कांड हो गया है। इस ख्याल के होते ही मैं कांप उठी। अस्तु फिर भी मैं उसी खिड़की के आगे मूढ़े पर बैठी रही और तरह तरह के सोच विचारों में डूबती उतराती रही। हाँ, अपने ओढ़ने को मैंने उस समय जरूर ओढ़ लिया था। यह हालत कब तक रही यह तो मुझे अब याद नहीं है, पर जब रामदयाल ने जंगले के पास आकर मुझे कई आवाज़ें दी तब मैं फिर चैतन्य हुई। मुझे चैतन्य जानकर रामदयाल ने कहा, ओ कैदी औरत, अब उठ और कोठरी का दरवाज़ा खोल, देख तो सही कि कितना दिन चढ़ाया है। कानपुर से कोतवाल साहब और पुलिस के बड़े साहब भी आ गए हैं और तुझे बुला रहे हैं। यह सुनकर मैंने बाहर की ओर देखा तो क्या देखा कि दिन 1:30 पहर के अंदाज चढ़ आया है। मेरी कोठरी के सामने एक मूढ़े पर एक अंग्रेज बैठे हैं और कई लाल पगड़ी वाले उनके अगल बगल और पीछे खड़े हैं। यह देखकर मैंने रामदयाल से कहा कि साहब को भेजो। मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर रामदयाल ने उन साहब बहादुर के सामने जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर वे मूढ़े पर से उठकर मेरी खिड़की के पास आए और बहुत ही मीठेपन के साथ यूँ कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, दुलारी। वे बोले, अच्छा दुलारी, तुम अब दरवाज़ा खोल दो। मैं बोली,
बहुत अच्छा, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। पर पहले आप कृपा कर इस बात का मुझे विश्वास तो दिला दें कि मेरी इज्जत आबरू पर कोई आँच न पहुँचेगी। वे बोले, नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा इज्जत कोई नहीं बिगाड़ सकता। ब्रिटिश का राज में औरत का इज्जत कोई नहीं ले सकता। तुम बेखौफ दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बस ज्यों ही मैं दरवाजे के बाहर हुई त्यों ही साहब बहादुर ने कहा, ओ औरत, तुम खून का आसामी है, इस वास्ते तुमको हथकड़ी पहनना होगा। यह सुनकर मैंने कहा, नहीं साहब, आप ऐसी बात न कहिए और मेरा बयान सुने बिना मुझे ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि मैंने कोई खून वून नहीं किया है। इस पर साहब बहादुर ने कहा, आलरट, तुम ठीक बोलता है, पर जब तुम बेकसूर साबित नहीं होगा तब तक तुमको हथकड़ी पहनना व कैद में रहना होगा। यह सुनकर मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए और साहब बहादुर का इशारा पाकर एक पुलिस अफसर ने मुझे हथकड़ी पहना दी। मुझे उसी समय मालूम हो गया था कि जिन्होंने मुझे हथकड़ी पहनाई है वे कानपुर के कोतवाल थे। बस फिर मैं तो 4 सिपाहियों के पहरे में एक ओर खड़ी कर दी गई और साहब बहादुर और कोतवाल साहब उस कोठरी की ओर चले गए जिसमें खून हुआ था। थोड़ी देर के बाद वे दोनों उस कोठरी से बाहर हुए और एक पेड़ की छाया में आकर साहब बहादुर तो एक मूढ़े पर बैठ गए और सिगार पीने लगे और कोतवाल साहब एक चारपाई पर बैठकर मुझसे बोले, तुम अपना बयान लिखवाओ। यह सुनकर भी जब मैं चुपचाप खड़ी रही तब साहब ने मुझसे कहा, तुम बोलता क्यों नहीं? इस पर मैंने यूँ कहा, साहब, हिंदुस्तानियों के अत्याचारों को देखकर उन पर से मेरा सारा विश्वास उठ गया है। इसलिए जब तक आप खुद कोई हुक्म नहीं देंगे तब तक मैं किसी दूसरे के कहने से कुछ भी न करूँगी। मेरी बात सुनकर साहब जरा सा मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा बात है, हम तुमको हुक्म देता है, तुम अपना बयान बोलो। मैं बोली, बहुत अच्छा, सुनिए। यूँ कहकर जो कुछ सच्ची बात थी उसे मैं कहती गई और कोतवाल साहब झटपट लिखते गए। बस यहाँ तक कहकर मैंने उन बहादुर साहब की ओर देखकर यूँ कहा, जो बैरिस्टर साहब और भाई दयाल सिंह जी के बीच में बैठे हुए मेरा बयान लिख रहे थे। क्यों साहब, क्या मैं उस कहानी को फिर दोहराऊं जिसे कि मैंने अभी ऊपर सिलसिलेवार बयान किया है? यह सुनकर साहब ने कहा, नहीं, अब दोबारा उस बात को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खूब ठीक तरह से अपना बयान बोला, बस इसी तौर से बराबर बोलना ठीक होगा। चलो आगे बोलो। इस पर बहुत अच्छा कहकर मैंने यूँ कहा। बस जब मेरा सारा बयान लिखा जा चुका तब वहाँ पर के 6 चौकीदार का बयान लिया और लिखा गया। उन चौकीदारों का बयान मैंने भी सुना था और उसके सुनने से मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ था कि दियानत हुसैन और रामदयाल सरीखे भले आदमियों ने भी हलफ लेकर न जाने क्यों बहुत कुछ झूठा ही बयान लिखवाया। पर ऐसा उन्होंने क्यों किया इससे मैं इस समय तो नहीं समझी, पर पीछे समझ गई थी। इन सबों ने अपने बयान में जो कुछ कहा था उसका खुलासा मतलब यही है कि यह औरत एक बैलगाड़ी पर चढ़कर यहाँ आई थी, पर इसके साथ थानेदार अब्दुल्ला की क्या क्या बातें हुई उन्हें हम लोग नहीं जानते। हाँ, हम लोग इतना जानते हैं कि इस औरत को उस कोठरी में बंद करके अब्दुल्ला हिंगन चौकीदार के साथ उसी बैलगाड़ी पर इस औरत के गांव की ओर चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने यह सुना था कि शायद यह औरत अपने घर में 5 खून करके आई है। सो हम सब थानेदार के हुक्म मुताबिक इस औरत का पहरा देने लगे। इस जगह इस औरत ने जो यह कहा कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया और फिर रामदयाल और दियानत हुसैन ने मुझसे अब्दुल्ला और हिंगन की बहुत सी शिकायत की, यह बात इस औरत की सरासर झूठ है, क्योंकि इस औरत के साथ न तो किसी ने किसी किस्म की बातचीत ही की और न ही दूध ही पिलाया। दूध तो क्या, पानी भी इसे किसी ने नहीं पिलाया। हाँ, पहरा जरूर देते रहे। फिर रात को अब्दुल्ला और हिंगन इक्के पर लौटे, इसलिए यह बात हम लोग नहीं जान सके कि इस औरत की वह बैलगाड़ी क्या हुई। खैर, जब थानेदार घर लौट आए और खाना वाना खाकर शराब पीने लगे
तब उन्होंने हम 6 चौकीदारों को यह हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, क्योंकि अब मैं उस कैदी औरत का इजहार लूँगा और उससे उन खूनों को कबूल कराऊँगा। इसमें मुमकिन है कि वह औरत खूब शोरगुल मचाए, मगर तुम लोग इसकी चीख चिल्लाहट सुनकर यहाँ मत आना और अपनी कोठरी में ही रहना। यहाँ मेरे पास सिर्फ हिंगन रहेगा। बस थानेदार का ऐसा हुक्म सुनकर हम लोग तो अपनी कोठरी में चले गए। फिर जब इस औरत ने जाकर इस खून की बात कही, तब हम लोगों ने मारे जल्दी के इस औरत को तो अपनी ही कोठरी में बंद कर दिया और अब्दुल्ला और हिंगन के मारे जाने की रिपोर्ट करने कादिर बख्श और रामदयाल को कानपुर भेजा। बस उन 6 का यही बयान था। उन सब चौकीदारों के ऐसे झूठे बयानों को सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर लाचार थी, क्योंकि उनके उन झूठे बयानों के ऊपर जो मैंने उजूर किया था वह सुना नहीं गया। तब मैंने मन ही मन यह सोचा कि कदाचित ये लोग दूध पिलाने और अब्दुल्ला और हिंगन की बुराई करने की बात इसलिए स्वीकार नहीं करते कि कहीं वैसी बात मान लेने में उन्हीं लोगों को लेन के देन न पड़ जाएं। किंतु उनकी जिस कोठरी में मैं खुद घुस गई थी और भीतर से मैंने कुंडी चढ़ाकर बंदूक दिखाई थी, उस बात को ये लोग क्यों नहीं सकारते? कदाचित उन सबों को इस बात की लज्जा होगी कि एक औरत ने इन 6 हट्टे कट्टे जवानों के कान काटे। अस्तु जो कुछ हो, परंतु उस थाने पर मेरा स्वयं आना, मेरी बैलगाड़ी का गायब होना और फिर अब्दुल्ला और हिंगन के कत्ल होने की खुद खबर देना इत्यादि बातों को उन चौकीदारों ने जरूर सकारा था। खैर, जितना उन सबों ने सकारा उतना ही सही। अस्तु इसके बाद कानपुर के कोतवाल साहब ने मेरी ओर देखकर यूँ कहा, दुलारी, तुम्हारे घर में 5 लाशें पाई गई और वे कानपुर चालान की गई। गो उन 5 खूनों, बल्कि यहाँ के भी 2 खून उनमें शामिल कर देने से उन 7 खूनों का चश्मदीद गवाह तो कोई नहीं है, मगर हिरवा के गला घोटने की बात तुमने खुद मंजूर की है। इससे ऐसा हो सकता है कि बाकी के 6 खून भी तुम्हारे ही किए हों, क्योंकि अभी तुमने अपने बयान में यहाँ के चौकीदारों को भरी हुई बंदूक दिखाकर गोली मार देने की बात कही है और जांच करने से यह बात भी मालूम हुई है कि यह बंदूक भरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जहाँ पर तुम बैठी थी वहाँ पर तुम्हारे कहने के मुताबिक एक नंगी तलवार भी धरी हुई मिली है। इन हालातों के देखने सुनने से यह बात साफ तौर से मालूम होते है कि तुम बड़ी जर्रार औरत हो और मौका पाकर और अपनी आबरू का ख्याल करके तुमने ये 7 खून खुद कर डाले हैं। कर तो डाले हैं तुमने 7 खून, पर अब चालाकी करके 6 खूनों के बारे में तो तुम दूसरे ढंग की बातें कहती हो और सिर्फ हिरवा के खून की बात कबूल करती हो। जो भी इस ढंग से कि जिसमें खून का भी जुर्म तुम पर न लगे, वाकई तुम एक निहायत ज़बरदस्त और होशियार औरत हो, तभी तो बड़ी दिलेरी का काम कर गुजरी हो। इसलिए अब तुम कानपुर के मजिस्ट्रेट के आगे पेश की जाओगी और वहाँ से जो कुछ होना होगा सो होता रहेगा। अरे, कोतवाल साहब की इस अनोखी बात को सुनकर मैं तो दंग रह गई। हाय, मेरा बयान कुछ नहीं और उनका तर्क सब कुछ सच है। जिसके हाथ में दंड देने की शक्ति है वह सब कुछ कर सकता है। निदान मैंने कोतवाल साहब के साथ बहुत कुछ तर्क वितर्क किया, उन अंग्रेज अफसर ने भी बहुत कुछ कहा सुना, पर मेरी बातों पर किसी ने कान ही नहीं दिया। तब मैंने झुंझलाकर उन बहादुर साहब से यूँ कहा, साहब, आप मेरे कहने पर क्यों नहीं ध्यान देते? यदि आप मेरे बयान पर खूब अच्छी तरह गौर करेंगे तो यह बात आपको भली भांति मालूम हो जाएगी कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें झूठ का लवलेश भी नहीं है। देखिए, सुनिए और सोचिए कि यदि मैं हिरवा के गला घोटने की बात स्वयं नहीं कहती तो आप क्या करते? मैंने तो उस समय क्रोध के आवेश में बदहवास होकर उसका गला दबाया था। कुछ उसके खून करने की इच्छा थोड़ी ही थी मेरी, परंतु यदि वह मर ही गया तो उस खून के करने का अपराध मुझ पर कैसे लगाया जाता है? क्या उस समय मैं अपने आपे में थी जो मुझे दोषी ठहराया जाता है?
फिर अपनी इज्जत आबरू के बचाने की गरज से यदि अनजाने में वैसा काम मुझसे हो ही गया तो उसका दंड मुझे क्यों दिया जाएगा? मैं यह नहीं जानती कि आपके आईन कानून में क्या लिखा है, पर खून करने की बात मैं कभी भी कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि खून करने की इच्छा से मैंने हिरवा का गला नहीं दबाया था। खैर, जो कुछ हो, या आप लोग मेरी बातों का चाहे जैसा अर्थ लगावें, पर धर्मतः मैं निष्पाप हूँ और एक हिरवा को छोड़कर बाकी के 6 आदमियों के शरीर में तो मैंने उंगली भी नहीं लगाई है। आपका कानून मुझे चाहे जैसा दंड दे, पर इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि परमात्मा मुझे अवश्य निष्पाप जानकर अपनी गोद में स्थान देगा। मैं इतनी बातें ऐसी तेजी और इतने क्रोध के साथ कह गई कि उसे देख सुनकर साहब बहादुर और कोतवाल साहब एक दूसरे की ओर देख और आपस में कुछ अंग्रेजी में बातचीत करके हंस पड़े। फिर साहब बहादुर ने मेरी ओर देखकर यूँ कहा, देखो दुलारी, यह खून का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकता। तुमको मजिस्ट्रेट साहब के सामने जरूर जाना होगा। फिर वहाँ पर तुम अपना जो कुछ कहना हो सो बात कहना। अगर तुम्हारा तकदीर अच्छा होगा तो तुम भी छूट सकता है। इस वास्ते इस वक्त तुमको थाने पर जाकर हाजत में रहना होगा। मैं बोली, अच्छा साहब, मुझे जो कुछ कहना था उसे मैं कह चुकी। अब आपके जो जी में आवे सो आप कीजिए।